इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननी है सब बहन भाइयों ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों देखियो, आज जो हम कार्यक्रम लेके आए हैं उस कार्यक्रम के हिस्से में आज हम चर्चा करेंगे कि धान फसल के अवशेष प्रबंधन पर, और इसके साथ साथ भाइयों का कराएंगे मनोरंजन और अन्य जानकारी। तो सबसे पहले देखियो किसान भाइयों, आजकल का जो मौसम चल रहा है वो है धान की कटाई का। और धान की कटाई में देखियो जो कटाई है आजकल जो है ना, मजदूर की बजाय भाइयों कंबाइन द्वारा जो है ना कटाई जावा जो धान है, लेकिन उसके भाई अवशेष जो है ना थोड़े बड़े बच जाए हैं। और पहले क्या हो रहा था कि कटाई जो है ना हाथ के साथ हो रही थी, जो नीचे से काटते थे, लेकिन आज जो कंबाइन है हमारी वो जो है ना थोड़ी जी ऊपर से काटती है, और इस करके जो है ना उसके जो अवशेष हैं वो खेत में ज़्यादातर जो है ना बच जाए। और इन अवशेषों का ही हमने प्रबंधन करना है कि पहले क्या थे कि जो किसान भाई थे देखते थे, पहले तो अपने खेत की जो पराली थी वो अपने भाई उपयोग खातर खेत के बाहर निकाल लेकर थे, लेकिन आजकल जो है ना भाई कंबाइन वाली जो पराली है उसका ज़्यादातर उपयोग नहीं हो सकता, लेकिन उसका निपटान करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो भाई हम जो है ना, लेकिन इस विषय में जो है ना कि जो धान फसल है उसके अवशेष हैं उनका प्रबंधन किस तरह करना है इसकी जानकारी साझा कर रहे हैं। देखिए किसान भाइयों, जो अवशेष हैं खेती के बचे उनका प्रबंधन हमने देखना है कि किस तरह करें। एक तो जो फसल अवशेष है, कई भाई देखा है कि खेत में जो जीरी थी, जो धान थे, उसको कटने के बाद जो है ना खेत में आग लगा दे हैं। इस आग के लगाने से भाई जो वायु है हमारी, जो पर्यावरण है हमारा, वो प्रदूषित हो जाएगा। और आप जानो हो कि भाई 1 टन फसल अवशेष के जलने से जो है ना 3 किलोग्राम वणिका तत्व, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलोग्राम भाई कार्बन डाइऑक्साइड और 199 किलोग्राम राख या भाई फिर 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जो हानिकारक गैस है उसका उत्सर्जन होगा, जो कि हमारे लिए भाई काफ़ी जो है ना नुकसानदायक रहा है। और गैस के वातावरण में जो इकट्ठे होने वाले जो ग्लोबल वार्मिंग है भाई वो भी बढ़ेगी, और भाई जलवायु का परिवर्तन होना तो फिर संभव सी बात है। तो आग लगने से भाई आसपास के जो पेड़ पौधे हैं या फिर जैव विविधता है इनको बड़ी हानि पहुंच जाए। दूसरी बात यह है कि भाई जो जलने से जो उत्पन्न धुआं हो रहा है उससे जो है ना काफ़ी सारी दिक्कतें मानना भी हुआ, और भाई जो कई तरह दूसरे जीव जंतुओं ने भी होंगी, क्योंकि सांस तो भाई जो भी जीवित होगा सांस तो सारे लेवा। तो भाई जो धुआं आवेगा उस वो हमारे सांस गिला अंदर जाएगा, और भाई वो सांस की बीमारी पैदा करेगा, या भाई जो हमारा दिल है, जो हृदय है, इससे संबंधित भी बीमारी वो जरूर पैदा करेगा, और हमने जो है ना दिक्कत होगी। और धुएं से भाई कई बार तो ये भी देखा है कि भाई सड़क के आसपास किसान भाइयों के जो खेत हैं वो पराली जलाने लग जाए हैं, अवशेष जलावे हैं, जिससे भाई सड़क पर आने जाने वाला ना कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो भाई कई तरह दुर्घटना होने की संभावना बनी रहा है। और कई बार तो भाई हो भी जावा है, तो इससे देखो भाई जान माल की नुकसान हो जाए। एक बात हो रहा है कि भाई फसल अवशेष में जो मौजूद पौधों खातर जो आवश्यक पोषक तत्व हैं जलने के बाद भाई सीधे तौर पर वो खत्म हो जाएंगे। इस तरह जो प्रभावित भूमि है उसमें जो मौजूद लगभग सारी नत्रजन जितनी भी है भाई 25% फास्फोरस, 20% पोटाशियम और भाई 5 से लेकर 60% जो सल्फर है उसका भी भाई नाश हो जाए। और भाई आग के कारण खेत की जो 9 इंच तक की जो गहराई है या उसमें पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं जिस तरह के जीवाणु है, कवक है, केंचुआ है, शैवाल है,
ये सारे जीव भाई आग लगने ते खत्म हो जाए हैं, मर जा हैं, और जिससे भाई खेती के ऊपर हमारी जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति बनी रहा है वो भी खत्म हो जाएगी। अवशेषों के जलने तो भाई उत्पन्न राख या भाई खरपतवार नाशक जो दवाई हैं उसको सोख ले हैं, और इस कारण भाई इनकी जो क्षमता है उसमें कमी आवेगी, और अगली फसल में जो खरपतवार हैं उनका जो भाई उचित नियंत्रण बिल्कुल नहीं होगा, और इस वजह जो है फसल की जो पैदावार है वो भी भाई घट जाएगी। फसल अवशेष का भाई खेत में प्रबंधन कर दें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। किसान भाई तो देखो आजकल थोड़ी जागरूकता आ रही है, किसान भाई तो कम से कम भाई जड़ावा हैं, लेकिन जो जड़ावा हैं भाई उनको भी जो है ना अवशेष जो है ना बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इसके देखो फायदे भी हैं खेती बाड़ी में। फसल अवशेषों में पाए जाने वाला जो पोषक तत्व है भूमि की, जिससे भाई उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और जैव कार्बन है वो भी बढ़ेगी, और रासायनिक खाद पर भाई निर्भर करेगी जुड़ सी, और भूमि की जो भौतिक है, रासायनिक है या जैव गुणवत्ता है इसकी संरचना भाई सुधरती रहेगी। फसल अवशेष को भाई भूमि में मिलने तो जो सूक्ष्म जीव हैं इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे जो प्राकृतिक चक्कर जिस तरह के कार्बन चक्कर है, नत्रजन का चक्कर है, ये सारे के सारे भाई ठीक डालते चलते रहेंगे, और जो अवशेषों के समावेश में जो मिट्टी है वो बराबरी हो जाएगी, जिससे जो हवा का जो है ना आगमन अच्छी तरह से उस जमीन में ना होंदा चला जाएगा, और पौधों के लिए भाई पोषक तत्व और जो नमी की उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जिससे जो रासायनिक खाद है या भाई सिंचाई के पानी है इसकी भी बचत हो जाएगी। और फसल अवशेष में भाई कार्बन नत्रजन जो अनुपात है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, और इस कारण भाई जो आगामी फसल की शुरुआत में जो नत्रजन की कमी थी वो कम हो जाएगी। लेकिन खेत में नमी के साथ भाई अलग से यूरिया के रूप में नत्रजन देकर और इस अनुपात को भाई कम कराया जा सका है, जिससे जो अवशेष है उनके गलने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाएगी, और फसल को भाई नत्रजन की उपलब्धता इस तरह के सुचारू रूप से वो मिलती रहेगी। इसी तरह भाई जो फसल है खेत के अंदर जो फसल अवशेष है उनके प्रबंधन से भाई एक तो मिट्टी में पैदा होने वाले जिस तरह पादप बीमारियां हैं, कीट हैं और उच्च लागत भाई ऊर्जा इसके मुख्य कारण होंगे। लेकिन भाई इसके अतिरिक्त भी कुछ हैं जिस तरह के परिवहन, हैंडलिंग है, भंडारण है या खेत में धान के पुआल है, इनको हटाने से जुड़ी जो आदि समस्याएं हैं वो भी बनी रहेंगी। और बासमती किस्मों का जो भूसे का विशेष रूप से भाई दुधारू पशुओं को खिलाने खातिर भी उपयोग कर सके हैं। तो भाई इसी तरह जिस तरह के फसल अवशेष है इसके प्रबंध खातिर भाई उपयोग में लाए जाने वाली कुछ मशीनें भी हैं और उनके कुछ काम करने के तरीके भी होंगे। तो कंबाइन सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके साथ भाई इस तरह के प्रणाली को व्यापक तरीके से भाई काटती और वितरित करती है। यो हैप्पी सीडर के कार्य को अधिक प्रभावी बनावा है। इसके साथ भाई इसके बाद भी भाई गेहूं की जो बिजाई है वो शून्य जुताई से करी जा सका है। धान के पुआल को भाई कंबाइन के बाद जो है ना पैडी स्ट्रा रिपर या चॉपर की मदद से खेत में जो बच रहे फाने हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे है, ताकि जो धान के पुआल को आसानी से भाई मिट्टी में मिलाया जा सके। और मल्चर का उपयोग भी भाई पुआल को छोटे टुकड़ों में काटने खातिर कराया जावा। इसके बाद में पीछे की तरफ लगे जो रोलर है उससे दबा दे हैं, और इससे ऊपर की सतह पर भाई जो मल्च है रूपी पुराल है इसकी सतह बन जाएगी, और पलटूवड़ या फिर एम्बी फ्लोत है भाई मिट्टी में पुआल को पलट दिया जावा है, और बाद में गेहूं या फिर आलू की बुआई आप बड़ी आसानी से इसमें कर सको हो। जीरो सीड ड्रिल का उपयोग भी कर सको हो। धान के डंठल हैं जिस तरह फान्या में गेहूं के बीज की जो सीधी बिजाई खातर इसका प्रयोग कर सको हो, और विशेष रूप से भाई उपयोगी है जहां बासमती की खेती की जावा है और जिसे हाथ से काटा जावा तथा खड़े फान्या में जीरी ड्रिल से भाई गेहूं बिजाई कर सको हो। और यह हैप्पी सीडर की तुलना में हल्की मशीन है, और इसे जो है ना कम HP जो है ना जिस तरह की ताकत है इसकी ट्रैक्टर की उसके द्वारा भाई आसानी से इसको खींचा जा सका है। और स्ट्रा को भाई सर्ब मास्टर रैकर और स्ट्रा बेलर की मदद से खेत से जो इकट्ठा और हटाया जा सका है, और सर्व मास्टर का प्रयोग करने के बाद भाई रैकर का उपयोग कटाई के लिए पुआलों को एक लाइन में इकट्ठा करने के लिए करा जावा, और यह स्ट्रा बेलर की जो क्षमता है उसको बढ़ा देगा, और यह गट्ठे बनाने के लिए भी पुआल को इकट्ठा करने के लिए भाई बेलर के पास ही संख्या को उसकी कम कर दे है, और इस प्रकार से भाई उसकी जो काम करने की क्षमता है उस क्षेत्र में बढ़ जाए। तो इस तरह भाई धान की कटाई और पुआल प्रबंधन के आपने कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना है, जिस तरह के धान की कटाई सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ी है और कंबाइन हार्वेस्टर के साथ भाई करना चाहिए, और भारी मिट्टी और उच्च अवशेष स्थितियों में मल्चर के उपयोग से भाई बचें, क्योंकि यह प्रणाली
जिस तरह के हम देखे हैं कि जो पहली सिंचाई के बाद हवा में जो आगमन को रोका है और जिसके बाद गेहूं के पौधों में भाई पीलापन आ जाए और कुछ कीट के संक्रमण के लिए भाई अनुकूलन वातावरण बना दे है। तो भाई इस तरह जो है ना आपने जो धान फसल है उसके जो अवशेष बच रहे हैं इन बातों का ध्यान रखना है। उसको भाई आपने उसमें खेत में भी अपना कर देखो, ताकि आपकी जो ज़मीन है अगर आप उसको बंजर बनाओगे तो देखो आगे जो फसल लोगे वो कम होगी और भाई भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, ताकत है, वो कम हो जाएगी, जिससे आपके उत्पादन जो कृषि में खेती बाड़ी में जो उत्पादन होएगा वो घटता रहेगा। तो ये तो चर्चा करी हमने, और अब जो है ना करेंगे मौसम के बारे में जानकारी देंगे और इसके बाद भाई कल के कार्यक्रम और लोकगीत पे। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 93 और 48% रही। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 15 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहने का अनुमान है। तापमान में गिरावट आने, हवा की गति सामान्य बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे कि मौसम खुश्क रहने का अनुमान है तो किसान भाई आप अपने फसलों में छिड़काव कर सकते हैं तथा फसलों की बुआई आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। धन्यवाद। तो भाइयों ये तो सुनी आपने मौसम की जानकारी, और अब जो है ना थोड़ी सी जानकारी दे दें कि हम जो है ना कल क्या चर्चा करेंगे। और कल की जो चर्चा रहेगी वो रहेगी भाई वर्मी कंपोस्ट का कृषि में क्या महत्व है। नई फसल नई उमंग में हम चर्चा करेंगे हालिम यानी कि चंद्रसूर की बिजाई पर, और जानकारी भी देंगे IOM, रेल मंत्रालय व नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मोटे अनाज के क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, इस विषय पे हम जानकारी देंगे। तो अब करावांगे भाइयों का मनोरंजन, तो आओ सुनते हैं ये लोकगीत। और काली घटा हुई बहर सण ने हम भटका थे तेरे दहर सलेने ले कह चाले पड़ा किर सलेने गोकुल की सांस अधर में छूटे, आज मेरा सांस अधर में छूटे, वो छूटे जब भाई ही मर जा भगवान कोई वीर गुजरी जा एरा बाप के आगे पूत उतरी जा फिर कुछ जीना नहीं। तेरे भूरे भूरे हाथ चूम लो, भूरे भूरे हाथ आदि ही
सहली कैड़ी गया एरे काडे खड़ाऊं जल में रह बैड़ी गया है जय जमुना ओ माई ओ काली घटा हम सरजपूत जात के साथी रहे सर एक बात के साथी रहे से एक बात के नो नो हाथ के शेर दहाड़े जी साल कड़ी जा जब फिर चिंगाड़े और कंठारे पदो शेर दहाड़े बड़ी गलती हो खाई ओ आज मारे छुट्टी रहे ऐश आनंद आज हमारे छुट्टी रहे ऐश आनंद ओ लक्ष्मी चंद ने बस तहा दे दिया था तो महंगा पर सस्ता दे दिया और जमाना जी ने रसता दे दिया फिर गोकुल आही ओ हम बच्चा ये तो सुने भैया ने लोकगीत। और अब जो है ना चर्चा करेंगे ड्रिप सिंचाई यानी कि भाई टपका सिंचाई के बारे में। तो ड्रिप सिंचाई भाई देखियो क्या है कि पानी का बूंद बूंद करके टपका, और टपके के साथ साथ भाई खेती बाड़ी में इसका कितना फ़ायदा है इस विषय में हम बात कर रहे हैं। कि देखियो जो टपका है यानी कि पानी का रिसाव, पहले क्या है कि भाई पानी अंधाधुंध पानी जिम्मेदार भाई देंदे रहे खेत में। अगर हम थोड़ा सा पानी की बचत करना चाहें तो भाई जो टपका विधि है इसको अपना करके अपने खेत में भाई पानी दे सका है। और पौधे के अंदर हमने पौधे को ही गिल्ला रखना है, यानी तो कि ये थोड़ी है कि भाई हमने फुल पानी भर देना उसको, यानी कि पौधे की जड़ों को ही गिल्ला रखेंगे तो पौध भाई जो पौधे हैं अपने आप ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे और उन पर फल लगना भी शुरू हो जाए। तो टपका सिंचाई ऐसी विधि है जिसमें भाई जल की जो मंद गति है इसमें बूंद बूंद के रूप में फसलों की जड़ या भाई उसका जो क्षेत्र है एक छोटी सी व्यास की प्लास्टिक पाइप तक भाई दिया जा सका है। और इस विधि का आविष्कार भाई सबसे पहले इजराइल में हुआ था, जिसका प्रयोग भाई आज दुनिया के अनेक देशों में होने लग रहा है। और इस विधि में जल का जो उपयोग है भाई थोड़े से पानी में जो है ना इससे हम खेती कर सके हैं, और जिससे जो इसकी जो सतह है या फिर वाष्पन या भूमि के रिसाव से जो जल की हानि है भाई कम से कम होगी। और सिंचाई की वो विधि शुष्क या भाई फिर अर्ध शुष्क जितने भी क्षेत्र है उनमें बहुत ही बढ़िया रहेगी। जहाँ इसका प्रयोग भाई जिस तरह फल वाले बगीचों में
या भाई दूसरी जो अन्य खेत है उसमें भी हम इसका कर सके हैं। और टपका सिंचाई ने लवणीय भूमि पर फल वृक्षों की जो है उसमें सफलतापूर्वक उगाने में बड़ा अच्छा असर दिखने में आवेगा। और इस सिंचाई विधि में उर्वरकों की घोल के रूप में भी प्रदान कर सके हैं। भाई टपका सिंचाई उन क्षेत्रों खातर बढ़िया है जहां भाई पानी की थोड़ी कमी है, खेती की ज़मीन भाई ऊंची नीची है, उबड़ खाबड़ है, सिंचाई की जो प्रक्रिया ज़्यादा खर्चीली है। तो भाई देखो जो टपका सिंचाई है इसका फ़ायदा तो है। अगर भाई हम टपका सिंचाई का फ़ायदा जानना चाहें तो देखिए जो टपका सिंचाई में जल के जो उपयोग करने की जो क्षमता है वो 95% तक होगी, जबकि पारंपरिक सिंचाई प्रणाली में भाई जो जल उपयोग है उसकी तो दक्षता लगभग 50% तक होगी। और इस सिंचाई प्रणाली में जो अनुपजाऊ जमीन है उसको भी भाई उपजाऊ जमीन में परिवर्तित करने की क्षमता रखा है। और इसी तरह टपका सिंचाई में उतने ही जल और उर्वरक की आपूर्ति होगी जितनी फसल के लिए जरूरत होगी। इस सिंचाई विधि में जल के साथ साथ उर्वरकों की अनावश्यक बर्बादी को भी रोक सका है। और इस सिंचाई विधि से सिंचित फसल की जो बढ़ोतरी है वो बड़ी तगड़ी होगी और इसके बाद फसल शीघ्र जो है ना परिपक्व भी हो जाएगी। टपका सिंचाई विधि खरपतवार नियंत्रण में बहुत सहायक है, क्योंकि सीमित सतह में नमी के कारण भाई खरपतवार जो है ना कम उगेंगे। और जल की कमी वाले जो क्षेत्र हैं उसके लिए यो सिंचाई विधि बहुत ही लाभकारी है। और टपका सिंचाई में अन्य सिंचाई विधियों की तुलना में भाई जल जो है ना अम्ल दक्षता अधिक होगी। इस सिंचाई विधि में जल के भूमिगत रिसाव या भाई सतह बहाव में हानि नहीं होगी। और इस सिंचाई विधि में रात्रि पहर में भी उपयोग में लाया जा सका है, क्योंकि टपका सिंचाई विधि अच्छी फसल विकास खातर भाई आदर्श मृदा नमी स्तर पर प्रदान कर दी रहा है। और इस सिंचाई विधि में रासायनिक उर्वरकों को घोल रूप में जल के साथ भाई प्रदान कर सका है। टपका सिंचाई में जल में फैलने वाले जिस तरह के जो पादप रोग हैं फैलने की संभावना कम होगी। और इस सिंचाई विधि में जो कीटनाशक या फिर कवकनाशक हैं उनके घुलने की जो संभावना है वो भी कम रहेगी। लवणीय जो जल है इस सिंचाई की विधि से भाई सिंचाई हेतु भाई उपयोग में लाया जा सका है। और इस सिंचाई विधि में फसलों की जो पैदावार है 150% तक बढ़ सकती है। पारंपरिक सिंचाई की तुलना में जो टपका सिंचाई है उसमें भी भाई 70% तक जल की जो बचत है वो करी जा सका है। टपका सिंचाई में दूसरी सिंचाई विधियों की तुलना में मजदूरी भी कम होगी, कम देनी पड़ेगी। और भाई इस सिंचाई विधि के माध्यम से जो लवणीय या बालुई या भाई पहाड़ी ज़मीन है उसके सफलतापूर्वक भाई खेती के काम में ओढ़ा ला सका है उस ज़मीन को। टपका सिंचाई में मृदा का जो अपर्दन है उसकी संभावना नहीं के बराबर होगी और जिस तरह जो है भूमि संरक्षण को भाई बढ़ावा मिलेगा। और टपका सिंचाई में जल का जो वितरण है वो भी भाई एक समान होता रहेगा, सारी जगह एक तरह पानी आवेगा। और टपका सिंचाई में भाई फसलों की जो पत्तियां हैं नमी से युक्त रहेंगी, जिससे जो पौधे हैं उनमें रोग लगने की संभावना कम रहेगी। और टपका सिंचाई में ऊर्जा की भी भाई बचत होगी। टपका सिंचाई देखो अपने देश में तो लगभग 15-20 सालों तक भाई टपका सिंचाई विधि है वो काफ़ी जो राज्य है उनमें लोकप्रियता इसकी बढ़ रही है। लेकिन आज भी जो है ना काफ़ी क्षेत्र जो है ना इस सिंचाई के अंतर्गत आवा है। और टपका सिंचाई प्रणाली यानी कि एक आदर्श टपका सिंचाई प्रणाली पंप इकाई नियंत्रण प्रधान हुआ भैया। और पंप इकाई एक जल स्रोत से जल को लेकर भाई पाइप प्रणाली में जल की रिहाई हेतु उचित दबाव या बढ़ावा है। और इसी तरह जो टपका सिंचाई है भाई अगर आप इसका प्रयोग करते रहोगे तो भाई देखो फसल तो अच्छी होएगी, लेकिन जो टपका सिंचाई है इसके लिए कौन कौन सी फसलें बढ़िया हो सके हैं, कहाँ हम भाई इसका प्रयोग कर सके हैं। टपका सिंचाई एक तो जो कतार वाली फसलें हैं जिस तरह के फल लग रहे हैं या सब्जियां हैं, वृक्ष और भाई उनकी टहनियाँ हैं, फसलों या फिर दूसरी जो उपयुक्त फसलें हैं उन ओढ़ा हम इसको कर सके हैं, जहां एक या इससे अधिक भाई निकास को प्रत्येक पौधे तक पहुंचाया जा सका है। और टपका सिंचाई को भाई आम तौर पर अधिक मूल्य वाली जो फसलें हैं उस खातर भाई बड़ा आसानी से इसको अपना सका है, क्योंकि भाई इस सिंचाई विधि की संस्थापन कीमत अधिक है। और टपका सिंचाई का प्रयोग आम तौर से भाई फार्म या व्यावसायिक जो हरित गृह हैं भाई या आवासीय बगीचे हैं उनमें हम कर सके हैं। और टपका सिंचाई लंबी दूरी वाली जो फसलें हैं उनके लिए भी भाई कर सके हैं, जिस तरह के सेब हैं, अंगूर हैं, संतरा, नींबू, केला, अमरूद, सहतूत, खजूर, अनार, नारियल, बेर, आम, इन जैसी फसल वाली जो फसलों की सिंचाई टपका सिंचाई विधि द्वारा हम कर सके हैं।
इसके साथ साथ भाई टमाटर, बैंगन, खीरा, लौकी, कद्दू या फूल गोभी, बंद गोभी, भिंडी, आलू, प्याज जैसी सब्जियों में भी भाई सिंचाई की टपका सिंचाई विधि से कर सके हैं। तो अन्य फसलें जिस तरह के कपास है, गन्ना है, मक्का, मूंगफली, गुलाब या और रजनीगंधा आदि है, इसमें भी भाई इस विधि को आप बड़े आसानी से प्रयोग में ला सका है। तो यह तो चर्चा करिए हमने टपका सिंचाई पर। और एक जानकारी देते हैं भाई प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती देखियो भाई, जो प्राकृतिक खेती है यानी कि अपने आप उगनी, उसमें भाई किसी तरह का रसायन आपने प्रयोग में नहीं लाना है। और प्राकृतिक खेती में जो कीटनाशकों के रूप में भाई गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, जीवाणु खाद है, फसल अवशेष प्रबंधन है, या भाई प्रकृति में उसके उपलब्ध जितने भी खनिज हैं, या जिस तरह के आप देखे हैं कि रॉक फास्फेट है, जिप्सम, इन द्वारा भाई पौधों को पोषक तत्व दिए जाएं। प्राकृतिक खेती में भाई प्रकृति में उपलब्ध जितने भी जीवाणु मित्र कीट हैं और जैविक कीटनाशक द्वारा भाई फसल को हानिकारक जीवाणुओं से हम बचा सके हैं। भाई देखो, अगर आप प्राकृतिक खेती अपनाओगे तो आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और भाई इससे जो है ना आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि प्राकृतिक खेती जो है ना भाई आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको अपनाओगे तो अधिक से अधिक भाई मुनाफा भी कमा सका हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर समाप्त होता है। कृष्ण भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।